Hello everyone. This is the fourth lecture of the chapter, the cell unit of life. In this chapter, today we are going to cover lysosome and the mitochondria. Before that, हमने अपने लास्ट लेक्चर में गोल्जी बॉडी जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है इसको हमने कवर किया था। इसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे कि इसकी डिस्कवरी किसने की, तो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया। मॉर्फोलॉजिकल, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। मॉर्फोलॉजिकल इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, गिवन बाय कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी जो है नेम दिया जाता है। इन्होंने इसको कहाँ देखा था, कैमिलो गोल्जी ने इसे नर्व सेल्स के अंदर देखा था। नर्व सेल्स, किसकी नर्व सेल, नर्व सेल्स ऑफ कैट्स एंड बर्न आउल। ओके, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसके बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, डाल्टन। ओके, तो गोल्जी बॉडी को इनके ही नेम पे डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ओके, इसका एक और नाम है, दैट इज लाइपोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया भी इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी अगर प्लांट सेल में है तो वहां पे इनको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। डिक्टियोसोम ही कहते हैं, नॉट कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टायोसोम्स। ओके, इन प्लांट सेल्स में इन्हें डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि साइज, इनकी साइज कैसी होती है। तो साइज कैन बी बिगर और स्मॉलर, डिपेंड्स कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी का अगर हम फंक्शन आपको याद हो लास्ट लेक्चर से, तो इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन का। मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। तो सिक्रीशन की बेसिस पे इनकी साइज लार्जर कहाँ पे होगी, जहां वो सेल जो सिक्रीशन का काम कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो लीवर सेल, लीवर सेल्स जो होती हैं, या जो पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं, इनका काम सिक्रीशन का होता है, तो इनकी साइज वहां पे बड़ी होगी। स्मॉलर साइज कहाँ पे होगी, साइज इज, यहाँ आप लिख सकते हो लार्जर लीवर सेल एंड पैंक्रियाटिक सेल। स्मॉलर साइज कहाँ पे होगी इसकी, मसल सेल। कहाँ पे, मसल सेल्स। ओके, नंबर्स, यानी इनके नंबर्स कितने प्रेजेंट होंगे। कहा जाता है कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी एटलीस्ट वन। तो नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स मिनिमम हो सकती हैं, वन, एंड वन इन एवरी एनिमल सेल्स। और अगर प्लांट सेल की बात करी जाए, प्लांट सेल्स में इनका नंबर क्या होता है, प्लांट सेल्स में इनका नंबर 6 to 12 होता है। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा, कहा जाता है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स या जो प्लांट सेल्स होती हैं, इनके अंदर जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो स्कैटर्ड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनके केस में कहा जाता है गोल्जी बॉडी जो है वो पेरी न्यूक्लियर होता है। पेरी वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, कोई इंटरनल स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। ओके, तो पेरी न्यूक्लियर होता है गोल्जी बॉडी जो होता है, पेरी न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियर क्या, क्लोजर क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका रीजन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाएं, उससे आप अगर देखो कि ये गोल्जी बॉडी है आपकी, इसके एंड्स पे कहा गया था ये स्वेलन होते हैं, ये वन अबव द अनदर प्लेस्ड होते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे ये प्लेस्ड होते हैं। ओके, इनको कहा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको कहा जाता है, ये क्या है, सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी। ये वन अबव द एंड द सेट लाइक स्ट्रक्चर है जो एक पैरेलली प्लेस्ड होते हैं। इसकी दो फेज होती है, एक होती है सिस, आप इस फेज को मान लो सिस फेज, जिसे आप और क्या कहते हो, सिस फेज। एंड सिस फेज का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव फेज क्यों कहते हैं, आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट में बताती हूँ। इस साइड को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स साइड, और ये साइड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड होती है। ये सिस फेज जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड पर होती है। ओके, कहा जाता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड जो होती है यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सी, ये कहलाते हैं वेजिकल्स। ओके, ये वेजिकल्स हैं, इनकी साइज, वेजिकल्स, इनकी साइज स्मॉलर इन साइज। ये आके इस सिस्टर्ने से अटैच हो जाते हैं। जब ये वेजिकल्स सिस्टर्ने से अटैच होंगे लाइक दिस, ओके, ये इससे यहाँ पे आके अटैच हो गए। अब इन ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, या तो ये लिपिड लिए होंगे, या तो अपने अंदर प्रोटीन्स लिए होंगे। यहाँ से इस सिस्टर्ने पे अटैच हो गए, इस सिस्टर्ने एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके अंदर इसका मैचुरेशन हो रहा है। देन इस पार्ट पे आके जो इसका एंड होता है, इसको कहा जाता है गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, ये पिंच्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है, और इसका साइज जो होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है, इस साइड से भी निकल सकता है तो लार्जर होता है। ये कहलाते हैं वैक्यूल्स। ओके, यही आगे आपको कहा गया था ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाते हैं, यही आपके प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। सिस फेस, ये आपकी सिस फेज हमारी इधर हो गई जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड है। ये हमारी कौन सी फेज हो गई, ट्रांस फेज हो गई। कौन सी फेज हो गई, ट्रांस फेज। ट्रांस, जो ट्रांस फेज होती है इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस फेज को फेस, FACE। ओके, इसको क्या कहा जाता है, मैचुरेशन, क्योंकि जो चीज भी यहाँ अंदर आई पास होके यहाँ पे अपनी मैच्योर हो गई है, वेसिकल के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर आ गई है, तो इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैचुरेशन। सॉरी, इसे कहा जाता है मैचुरेशन फेज। और दूसरा मैंने बताया था किस साइड इसको कहा जाता है, इसका ये कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड है मैचुरेशन फेज। और इसका कौन सा साइड है, ये कॉनकेव साइड। ओके, FACE होगा मैचुरेशन फेज। आई विश इतना क्लियर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो गोल्जी बॉडी है इनके अंदर पोलैरिटी देखी जाती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी किस बेसिस पे, क्योंकि इसके अंदर एक कॉनकेव साइड होती है और एक कॉन्वेक्स, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि इनके अंदर पोलैरिटी देखी जाती है। नेक्स्ट इनका शेप, गोल्जी बॉडी का जो होता है शेप कैसा होता है, तो शेप इनका कहा जाता है कि प्लियोमॉर्फिक। शेप इज प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक मीन्स चेंज, they can change, they can change their shape according to its function, that is why they are called pleiotropic, change their shape according to their या its function, अपने फंक्शन के बेसिस पे अपना शेप चेंज कर सकते हैं, that is why they are pleiotropic। अब हमने देखा ये सिस्टर्ने है, जितनी भी गोल्जी बॉडी है वो सिस्टर्ने से कंपोज ऑफ है। तो कहा जाता है जो फंजाई होते हैं, फंजाई वो यूनी सिस्टर्ने होते हैं, यानी उनके अंदर एक ही सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मेंशन कर सकते हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। यूनी सिस्टर्ने होते हैं, फंजाई के अंदर सिस्टर्ने जो होते हैं यूनी होते हैं। और अगर आप प्लांट्स के अंदर देखोगे तो सिस्टर्ने मोर होते हैं, मोर, एंड एनिमल्स के अंदर लेस होते हैं। मैं सिस्टर्ने की बात कर रही हूँ, गोल्जी बॉडी की स्पेशली सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ। एनिमल्स में
लेस होते हैं। आई विश इतने पॉइंट्स क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइसोसोम। सो लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यू। ओके, डी ड्यू। कहाँ में? इन लीवर सेल्स के अंदर इनकी डिस्कवरी हुई थी। एक पॉइंट आप ये हमेशा याद रखना कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, उनके नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं। लाइसोसोम का अगर आप फंक्शन पढ़ोगे तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रा मीन्स होता है विद इन द, सेलुलर वर्ड सेल से यूज हुआ है, तो विद इन द सेल डाइजेशन होता है। तो वो सेल जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती हैं, वहां पे लाइसोसोम्स के नंबर ज्यादा होंगे। जैसे WBC आपकी हैं या फैगोसाइट्स जो है, इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे इनके नंबर मोर होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे होते हैं? फाउंड इन ऑल यूकैरियोट, जितने भी यूकैरियोट्स है वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्शंस इनके क्या है? सारे में तो होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन एक्सेप्शन में क्या है? मैच्योर मैमेलियन व आरबीसी। मैच्योर मैमेलियन यानी मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट इज व्हाई ये यहाँ पे भी एब्सेंट हो गए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये एक्टिव सेल्स होती हैं, एक्टिव सेल्स यानी ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ डिवीजन। ये एक्टिव सेल्स होती हैं जो डिवाइड करती रहती हैं। नेक्स्ट, कुछ सम फन नॉट सम फंजाई, कुछ फंजाई है जो वहां पे ये एब्सेंट होंगे, लाइक सॉरी ईस्ट का नाम आपने सुना होगा। ईस्ट, ईस्ट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। और कहाँ पे एब्सेंट होंगे? न्यूरो स्पोरा, यहाँ पर भी ये एब्सेंट होते हैं। ओके, युग्लिना, युग्लिना में भी ये एब्सेंट होते हैं। कौन? लाइसोसोम। युग्लिना क्या है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। यूनिसेलुलर, इधर लिख देती हूँ मैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी सिंगल सेल है लेकिन यूकैरियोट यानी न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप्ड होगा। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोट, ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इनके नंबर किस पे डिपेंड करेंगे? इनके फंक्शन पे। जहां पे इनका फंक्शन जिस सेल के अंदर ज्यादा होगा, इनके नंबर वहां ज्यादा होंगे। तो मोर इन सेल्स विथ intracellular digestion like RBC, intracellular digestion, okay, like RBCs या आपके RBCs, sorry, not RBC, WBC, WBC and phagocytes। WBC का काम क्या होता है? ये फॉरेन पार्टिकल्स को अपने अंदर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। यानी फॉरेन पार्टिकल इनके अंदर आता है, इनको इंगल्फ करके इन्हें खत्म कर देते हैं। कोई बैक्टीरिया हो सकता है वो, ठीक है। नाउ द शेप ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इनका शेप कैसा होता है? तो दे आर स्फेरिकल इन शेप। शेप कैसा है इनका? स्फेरिकल शेप के होते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, और मैंने पहले भी ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर, ऑर्गेनेल्स में जब स्टार्ट किया चैप्टर, वहां मेंशन किया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, जो कि फिल्ड होती है, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
अब ये कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये नेक्स्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एंजाइम्स का नेम कहाँ से आते हैं? जो एंजाइम्स होते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि एंजाइम्स आर मेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कहाँ से? RER से, RER, रफ इंडो, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और जो एंजाइम्स का नेचर होता है ना, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं जो भी एंजाइम्स होते हैं। Now, on the basis of on the basis of मैट्रिक्स नेचर, यानी मैट्रिक्स का क्या नेचर है, उस बेसिस पे जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, गॉट इट? फर्स्ट वन इज प्राइमरी, या इसको आप लिख सकते हो प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? यहाँ पे अगर मैं लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊं, मैंने बोला स्फेरिकल होते हैं, या जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई। देन इसके अंदर मैट्रिक्स इसका जो होगा, ये इसका मैट्रिक्स है। ओके, ये मैट्रिक्स में क्या होगा, कहा जाता है यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ओके, तो इनकी जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के बेसिस पे कहा जा रहा है कि 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है कि इनकी जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, ये इनएक्टिव हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं, इनके अंदर एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये इस मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होंगे, तो मैट्रिक्स का ही वेरिएशन है ना। प्राइमरी हो, एक हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंड हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड वन इज टर्शरी, टर्शरी लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम जो होता है, इसको रेसिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, रेसिडुअल बॉडीज, क्योंकि ये जो खाना जो है सेल के अंदर डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके अंदर जो वेस्ट बचा हुआ है ना, ये वेस्ट उसके साथ जो लाइसोसोम होते हैं उसको कहा जाता है ये टर्शरी लाइसोसोम। ओके, और फोर्थ जो टाइप के लाइसोसोम है, दैट वन इज ऑटोफैगोसोम्स। जो ऑटोफैगोसोम्स, या इन्हें ऑटो लाइसोसोम्स भी कहा जाता है, लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। ऑटोलाइसोसोम्स क्या होते हैं, कहा जाता है ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन। इनके अंदर सेकेंडरी जो होते हैं ना आपके, सेकेंडरी लाइसोसोम जिस तरह से एक्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर रखते हैं, इसी तरह जो ऑटोफैगोसोम्स होते हैं वो सेकेंडरी लाइसोसोम्स के एक टाइप है, लेकिन हेल्प इन द, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन किस चीज के डाइजेशन में? हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, उनके डाइजेशन में। सेल ऑर्गेनेली में कोई भी हो सकता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये क्यों इसको खाएगा? इसका कोई रीजन होगा ना, इसका डाइजेशन क्यों करेगा? ये तब करेगा जब ये सेल ओल्ड हो जाएगी, या तो इंजर्ड हो जाएगी, इसका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं रह पाएगा, या इन्फेक्ट हो जाएगी। उस केस में ये ऑटोफैगोसोम इसको इंगल्फ करेगा और इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। एक कंडीशन ये भी आती है, अगर आपकी सेल सेल ओल्ड हो गई है, यानी कंप्लीट सेल, अभी मैंने क्या कहा कि कोई सेल ऑर्गेनिली जो है वो इन्फेक्ट है, ओल्ड है या इंजर्ड है, उस केस में ये इसको खाएगा। अब मैंने कहा ये सेल ओल्ड हो गई, अब इस सेल, अगर ये सेल ओल्ड हो गई है, तो उस केस में जो आपका लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम, इस लाइसोसोम की जो वॉल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, और ये अपने एंजाइम्स को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है। और जब ये साइटोप्लाज्म में अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा, तो क्योंकि ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, तो ये जो सेल है ना, ये कंप्लीट सेल को इंगल्फ कर जाएगा, यानी एक सेल को ही ये डाइजेस्ट कर जाएगा। उस टाइम पे इसको कहा जाता है सुसाइडल डेथ,
तो जो ऑटोफैगोसोम होते हैं या ऑटोलाइसोसोम, इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है या एटम बॉम्ब्स भी कहा जाता है। इसका रीजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ऐसा कब होगा? जब कोई सेल है, ये ओल्ड हो गई है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, इसको खत्म होना है, तो जो लाइसोसोम इसके अंदर होगा वो ही बर्स्ट हो जाएगा, वो टूट जाएगा और अपने एंजाइम्स को इस साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा और ये एंजाइम इस कंप्लीट सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं इस टाइम? इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। इसी वजह से इनको हम सुसाइडल बैग या ऑटम बॉम्ब्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फोर लाइसोसोम, आपने लाइसोसोम के 4 टाइप पढ़े, लाइसोसोम्स। ओके, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लाइसोसोम्स होते हैं। ओके, लाइसोसोम, इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोपैगोसोम्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फूड पार्टिकल जो होते हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं। ये किसी सेल ऑर्गेनेली को डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट करने का काम इनका नहीं है। इनको हेट्रोफैगोसोम कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट चीजों का ये इंगल्फ कर रहे हैं। वो कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई रिजर्व फूड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, ये प्रोसेस होती कैसे है? अगर उससे हम समझना हो कि ये प्रोसेस कैसे होती है, तो आप ये देखो, ये मैं एक सेल ड्रॉ करूंगी। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस आपने पढ़ा था। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है? उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल एक सेल है, कोई फूड पार्टिकल है, ये बाहर से आना है या मान लो इस फॉर्म में ही है, तो सेल क्या करेगी? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी। इसको अपने अंदर लेने के लिए एक फूड वैक्यूल आएगा। ये फूड अंदर गया, अब इस वेजिकल के अंदर ये ट्रैप हो गया, ये फूड वैक्यूल है। ओके, फूड वैक्यूल है। यहाँ पे कहीं आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये कौन सा लाइसोसोम है? ये प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम मतलब ये इनएक्टिव है, इसके एंजाइम्स अभी इनएक्टिव है। ओके, इनएक्टिव एंजाइम्स हैं इनके अंदर। जब ये फूड पार्टिकल अंदर आया तो ये इससे, इसके ऊपर, इस फूड वैक्यूल के ऊपर आ जाएगा। ऐसे देखो आप, ये आपका लाइसोसोम है, ये इसके ऊपर आके अटैच हो गए। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, दैट मीन्स कि एंजाइम्स क्या है इसके? हैविंग एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, अब इस सेल के अंदर जो चीजें हैं, जो फूड है, ये फूड जो है, ये क्या होगा? ये सारा फूड जो होगा डाइजेस्ट हो जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस सेल के अंदर ये सारा फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद ये लाइसोसोम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ही रह जाएगा। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ जो लाइसोसोम है, इसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी लाइसोसोम्स। ठीक है, ये आपकी सेल थी। अब ये टर्शरी लाइसोसोम जो है, ये सेल के करीब आएगा और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से हटेगी। अब ये क्या कर देगा? इस फूड को बाहर थ्रो कर देगा, बाहर कर देगा, जिसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ओके, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एक्सोसाइटोसिस। ये लाइसोसोम कब प्राइमरी, कब सेकेंडरी, कब टर्शरी कहलाए, ये भी इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब जो आपका 4th टाइप का लाइसोसोम था, दैट इज ऑटोफैगोसोम, वो भी इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन किसके साथ? यहाँ पे ये कोई फूड पार्टिकल नहीं है, सेम ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करेगा बट विद द सेल ऑर्गेनेलीज।
जितने सेल ऑर्गेनेलीज होंगे उनके साथ ये ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसमें कुछ पॉइंट्स और देखें, कि क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का, तो हमने देखा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओके, फंक्शन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन में क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन हेट्रोफैजी, यानी ये डिफरेंट चीजों को, फूड को या किसी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, बाहर से लेके इसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है कि इसका फंक्शन क्या है, ऑटोफैजी। ऑटोफैजी मीन्स, ऑटोफैजी यानी रिजर्व फूड जो होंगे बॉडी के अंदर, रिजर्व फूड को डाइजेस्ट करने का ये काम करेगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस यानी ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ की लाइसिस, लाइसिस वर्ड मैंने बताया था, लाइसिस की मीनिंग होती है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो खुद ही टूट जाएगा और क्या करेगा, या तो सेल, अपने कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, यानी सेल स्ट्रक्चर्स को ये सेल स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करेगा उस टाइम पे। ठीक है, इस बेसिस पे इनके फंक्शंस, सॉरी, ये इनके फंक्शन हो जाएंगे, यानी ये ऑटोलाइसिस का काम करेगा, ऑटोफैजी एंड हेट्रोफैजी। दिस इज ऑल अबाउट द lysosome. Our next cell organelle is the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है, इट जनरेट या प्रोवाइड एनर्जी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पावर हाउस क्या, यानी ये पावर देता है, एनर्जी देता है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये एनर्जी जनरेट करता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, तो डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। कॉलिकर ने इसकी डिस्कवरी की थी, कहाँ पे की थी, इन द फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब है उड़ने, सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की फ्लाइट सेल्स में, यानी जो सेल्स फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, वहां पे कॉलिकर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन बाय, जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है इसको दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, गिवन बाय बेंडा। टर्म किसने दिया था, बेंडा ने। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ऐसा क्यों कहा जाता है, आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखो तो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए जो होता है ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए, लाइक दिस, ऐसे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स जो होता है वो कहा जाता है कि ये राइबोसोम जो होता है ये 70S टाइप का होता है। अगर आप राइबोसोम्स के बारे में एक लिटिल डिस्क्रिप्शन मैं दूं आपको, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स फंक्शन हो गया इनका कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, मेजरली 70S और 80S टाइप। जो 80S टाइप होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो 70S होते हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स, जब आपने
फर्स्ट लेक्चर में ये देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि 70S टाइप के राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और यही 70S टाइप के राइबोसोम्स आपके क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं। सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है, किसी भी अदर सेल ऑर्गेनेली के पास अपना राइबोसोम या अपना डीएनए नहीं होता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने मेंशन किया कि इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं बिकॉज ऑफ द because they are having their own DNA and ribosomes। इसकी हेल्प से कर कह सकते हैं, ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट यानी अपने जैसा दूसरा कुछ बना सकते हैं। अगर इनके पास जीन है, डीएनए में क्या होती है, जीन्स होती हैं, ये जीन्स हैं, तो ये अपने जैसा कुछ बना सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनके नंबर्स क्या होंगे। तो फिर से मैं एक पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, वही सेम पॉइंट कि इनकी फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वहां पे इनके नंबर्स ज्यादा होंगे। ओके, इनके नंबर्स ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वन मोर पॉइंट, इनका सिंगुलर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिंगुलर होता है कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन ये इसका सिंगुलर होता है, सिंगुलर, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर। ओके, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल, यानी किस टाइप ऑफ सेल, दैट इज हाउ मच active a cell is। okay, कि एक सेल हाउ मच एक्टिव अ सेल इज, यानी एक सेल कितनी एक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है, कहा जाता है जो इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल सेल्स जो होती हैं इंसेक्ट्स की, वहां पे क्या देखा गया है कि इनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्लाइट मसल सेल्स इन जनरल कहा जाता है इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 लाख तक हो सकते हैं, यानी 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स इन मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन जायंट अमीबा, जायंट यानी बहुत बड़ा जो अमीबा होगा, बड़ा साइज में बिग होगा, उनके अंदर इनके नंबर देखे गए हैं 50,000 तक। और नेक्स्ट एग्जांपल लो अगर आप, क्लोरेला या क्लेमाइडोमोनास, इनके अंदर इनके नंबर कितने होते हैं, 1 होते हैं, यानी 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की सेल में है, यानी उस सेल का क्या फंक्शन है, वो सेल कितनी एक्टिव है, उस बेसिस पे इनके नंबर्स डिसाइड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इनका शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनका शेप कैसा होता है, तो इनका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप। मेजरली क्या कहा जाता है, ये डिस्क शेप, सॉरी डिस्क शेप्ड होते हैं। ओके, या तो ओवल हो सकते हैं, बट पर इनका शेप जो होता है वो वेरिएबल होता है। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना हो, आप यहाँ देखो इस इमेज में इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये मैंने डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, डिस्क शेप। अब ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये इसकी एक मेम्ब्रेन हो गई। सेकेंड मेम्ब्रेन जो होती है इनकी, ये फोल्डिंग्स इस तरह की होती हैं, अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं ये, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्रिस्टे, ठीक है। और इसी मेम्ब्रेन पे जो होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं, जिनको कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सियोसोम्स भी कहते हैं इनको। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये परमिएबल होती है,
परमिएबल मतलब किसी भी चीज को ये परमिट करती है, अंदर आने की परमिशन दे देती है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, जिसे आप क्रिस्टे भी कहते हो, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो होती है आपकी सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब ये हर चीज को परमिएबल, हर चीज को परमिट नहीं करती अंदर आने की, कुछ चीजों को देगी परमिशन, कुछ चीजों को नहीं देगी। किन चीजों को देती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर में, आई थिंक मैंने ये क्लियर किया होगा कि जिस चीज के वहां पे चैनल्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होती हैं वो अगर मैग्नीशियम के यहाँ पे चैनल्स प्रेजेंट है तो इनको मिलेगा इंट्रेंस, और अगर आयरन के नहीं है तो ये अंदर नहीं जा सकते, आयरन नहीं जा सकते, ठीक है, मैग्नीशियम आपके जा सकते हैं। तो ये सेमी परमेबल हुआ ना, ये किसी चीज को एंट्री दे रहा है, किसी चीज को एंट्री नहीं दे रहा है, किसी चीज को जाने से रोक रहा है, इस बेसिस पे इसको सेमी परमेबल कहा गया है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ये जो स्पेस होता है इसको कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर नहीं हो रहा है, सॉरी। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, या इसको आउटर चैम्बर भी कहते हैं, आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर, ठीक है। ये जो होती है ये इसकी मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पे जो चीजें होंगी इसकी क्या हो गई, ये इसकी मैट्रिक्स है। अब इसकी मैट्रिक्स में क्या क्या होता है और इसको आप क्या कह दोगे, ये इसका आउटर चैम्बर है, ये इसका इनर चैम्बर हो गया, इनर चैम्बर, ठीक है। इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, ये इसकी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा आपका, इधर मुझे लेना हुआ मैट्रिक्स के अंदर जगह जहां पे कहा जा रहा है कि डीएनए है, एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड 1 minute, having circular DNA and ribosomes, राइबोसोम्स होंगे 70s टाइप के, डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए, एंड राइबोसोम्स होंगे इसकी मैट्रिक्स के अंदर, राइबोसोम्स होंगे 70s टाइप के, ठीक है। और क्या होगा, कहा जाता है इस मैट्रिक्स के अंदर डाइवेलेंट आयंस होते हैं, डाइवेलेंट आयंस, डाइवेलेंट आयंस यानी जिनके लाइक मैग्नीज, जिनके आयरन, ठीक है, ये क्या है, डाइवेलेंट आयंस है, मैग्नीज डबल प्लस 2 प्लस जो भी, इस डाइवेलेंट आयन होते हैं। और क्या होते हैं यहाँ पर है, एंजाइम्स होते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये आयंस क्या करते हैं, ये आयंस हेल्प करते हैं इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में, रेस्पिरेशन, एंजाइम्स हेल्प करते हैं इनको एक्टिवेट करने में। और मैट्रिक्स में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स, ओके। एक पॉइंट है, ये आप नोट में मेंशन कर सकते हो, नोट कि जो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैमेलियन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, स्पेशली मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिखा है, इन इनके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम्स होता है, तो मैमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं ना वो 55s टाइप होते हैं, 55s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं ना वो 2 सब यूनिट से बन के बने मिलके बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर
यानी राइबोसोम जो होते हैं 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसको कहते हैं राइबोसोम्स। अब इसकी 2 सब यूनिट, एक स्मॉलर एक लार्जर। तो 55s टाइप की 2 सब यूनिट्स कौन कौन सी है? 38s टाइप और 28s। 38s एंड 28s। 50s 5s टाइप ऑफ माइक्रो 55s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये नोट है, नोट में आप इसको मेंशन कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने ये दिखाया है, ये यहाँ पे है ना, ये इनर मेम्ब्रेन, इस पे जो होते हैं, ये ये होते हैं जो इसको कहा जाता है F0 F1 या ऑक्सियोसोम। F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सियोसोम कहा जाता है। ये अंदर की तरफ फोल्डेड है, ये इसकी मेम्ब्रेन ही है जो अंदर की तरफ ऑक्सियो फोल्ड हो गई है, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे एस, ये क्रिस्टल है, ये इसकी, ये प्राइम, ये एक मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, यहाँ भी लिख सकते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ऑक्सियोसोम होते हैं ना, वो यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं अगर, ये देखो, ये इसका बेस है ऑक्सियोसोम का, इसको कहा जाता है स्टॉक, और ये इसका हेड। अब मुझे अगर लेबलिंग करनी हुई तो मैं कहूंगी कि ये इसका बेस है। ठीक है, बेस, बेस को कहा जाता है F0 पार्टिकल, ये F0 पार्टिकल है। ये इसका क्या है? स्टॉक। स्टॉक जो होते हैं वहां पे F5 F6 पार्टिकल। ठीक है, और ये जो इसका हेड, जो हेड रीजन होता है, उसको कहते हैं F1 पार्टिकल। और ये जो F1 पार्ट, सॉरी, ये जो F1 पार्टिकल हेड रीजन होता है, यहाँ पे ही एंजाइम प्रेजेंट होता है, एटीपेज। एटीपेज एंजाइम यहाँ पे होता है हेड रीजन में, ऑक्सियोसोम के। ठीक है, ये जो होती है यहाँ पे होती है, यहाँ पे चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी मैट्रिक्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। ये इसका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस हो गया और ये इसका आउटर साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो होते हैं हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए यहाँ भेजा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ जो होते हैं, ये बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ इनका कंसंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब हाई से कोई भी चीज लो की तरफ जाएगी, यहाँ पे क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन लो हो गया, लो। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का लो है, तो कोई चीज हाई से लो की तरफ मूव करेगी, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन जो है इन हाइड्रोजन आयन को अपने से क्रॉस होने नहीं देती है, रोकती है, रोकती है, ये मेम्ब्रेन रोकती है इनको। ठीक है, ये मेम्ब्रेन इनको अपने एक क्रॉस क्रॉस नहीं होने देती, तो ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, ये F0 F1 पार्टिकल से ही होके जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहाँ से जाएंगे, F0 F1 पार्टिकल से होके ही जाएंगे। इन मिनट प्लीज।
ये मैंने बताया था स्टॉक, ये इसका हेड रीजन, ठीक है। ये ऑक्सियोसोम है आपके, स्टॉक ये इसका हेड रीजन। तो कहा जाता है जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, वो इसको इसी के क्रॉस होके जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे। और जब इसके थ्रू ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ क्रॉस करेंगे तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी इनसे एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी का यूज करके एडीपी जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ता है और क्या बनाता है, एटीपी। ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जब अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे थ्रू दिस ऑक्सीओसोम या थ्रू दिस F0F1 पार्टिकल, तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, और उस एनर्जी का यूज ये एंजाइम्स आपके जो एटीपेज एंजाइम है उसको यूज करके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब एग्जैक्टली अगर हमसे कोई पूछता है कि एटीपी कहाँ बनती है, तो एटीपी फॉर्म कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है फॉर्म इन द F0F1 particle that is present on cristae or inner membrane, that is present in on the inner membrane of mitochondria। ठीक है। वह ठीक है। एटीपी कहाँ फॉर्म होती है, जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे पे जो F0F1 पार्टिकल होते हैं एटीपी वहां फॉर्म इन द F0F1 पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप क्रिस्टे भी कहते हो। ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड पता हो गई कि कहाँ पे आपके एग्जैक्टली एटीपी फॉर्म होती है। नेक्स्ट, अगर हमें फंक्शन पढ़ना हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो इसको मैं क्लियर करके आपको इसका फंक्शन क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हो रहा, मैं ये स्लाइड लिखती हूँ। ठीक है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हेल्प करता है थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस मतलब होता है कोई चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना, आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है। तो डीएनए है तो उस पे जीन्स भी होंगी, डीएनए है तो जीन्स भी होंगी। ये जीन्स क्या करेंगी, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में चीजें पास करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग है, एग सेल जो है ह्यूमन का एग सेल है, और ह्यूमन का ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म सेल। ठीक है। ह्यूमन का एग सेल है और ह्यूमन का स्पर्म सेल है, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो जो एग का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, और जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या, जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट बनाया। तो इसका जो इस सेल का जो न्यूक्लियस होगा उसमें दोनों पेरेंट्स के जीन्स आ गए। अब साइटोप्लाज्म जो होगा,
एग का साइटोप्लाज्म अपना साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इस ये मदर सेल का ही साइटोप्लाज्म जो है वो जाइगोट के अंदर आया, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हुआ ना मदर का, यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होके यहाँ आया। ठीक है, तो ये इस ठीक है, तो मदर का ही जो साइटोप्लाज्म होता है वो ही कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट के फॉर्मेशन में। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अब ये जो है इस सेल के भी अराउंड आया, तो यही चीज, इसको ही क्या कहा जा रहा है कि ये साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये अगर एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये इसका साइटोप्लाज्म हुआ, इस साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हुआ, इस इनहेरिट कहाँ पे हुआ, ये जो अब नया एक डॉटर सेल बन रहा है, यानी ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर इस साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है, तो ये हेल्प, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हेल्प कराता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट। हीम पार्ट कहाँ पे आता है, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है ना, वो कहाँ से आता है इनहेरिट होके, कहा जाता है उसको हेल्प से, उसकी सिंथेसिस कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सिंथेसिस ऑफ हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इसकी हीम पार्ट की सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक फंक्शन ये नहीं है कि एटीपी सिंथेसिस कराता है, ये सारे भी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हुए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपके कोई भी कमेंट्स हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।